आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 परमाणु की संरचना एटम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने क्या कहा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है, यानी इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसका डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद डाल्टन का यह सिद्धांत असफल हो गया। इस असफलता को समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम जे जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु आकार में गोल होता है तथा परमाणु का ऋण भाग परमाणु के धनावेशित भाग में धसा रहता है। जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं, तरबूज में बीज को अपन ऋणावेशित भाग मान सकते हैं और जो धनावेशित भाग है वो लाल रंग का तरबूज में जो भाग होता है उसको धनावेशित मान सकते हैं। इस प्रकार थॉमसन ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। यह था अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे पहले जो डाल्टन साहब ने जो मॉडल प्रस्तुत किया वो असफल हो गया। फिर बात करते हैं डायग्राम की। ये देखिए, इस प्रकार ये तरबूज को देख सकते हो, गोलाकार होता है। इसमें जो बीज है वो उसको अपन इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं, ऋणावेशित भाग मान सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और लिखी है कि ऋणावेशित तथा धनावेशित भाग बराबर होता है, जिस कारण परमाणु उदासीन होता है ना। ऋणावेशित और धनावेशित भाग बराबर होने से परमाणु उदासीन होता है। अब बात करते थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। तो इसकी क्या कमियां रही? परमाणु उदासीन होता है, परंतु थॉमसन इसकी व्याख्या नहीं कर सके। फिर आता है रदरफोर्ड का परमाणु प्रकीर्णन मॉडल। इसके लिए जो आवश्यक, इसको समझने के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है: सोने की पन्नी, अल्फा कण लगभग 10,000 के आसपास और माइक्रोगन और एक जिंक सल्फाइड का पर्दा। इससे अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सोने की पन्नी, हाँ, आप चित्र में देख सकते हैं। ये पूरा डायग्राम बना के आपको समझा रखा है। रदरफोर्ड ने किस प्रकार प्रयोग किया वो आप देख सकते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि यह 1,000 परमाणु के बराबर मोटी होती है, इसलिए सोने की पन्नी को उन्होंने चुना। फिर बात करते हैं, रदरफोर्ड ने हीलियम के द्विधनावेशित अल्फा कणों का चुनाव किया, क्योंकि जो ये हीलियम के जो द्विधनावेशित कण होते हैं इनका द्रव्यमान 4 होता है, जिस कारण इनकी गति तेज हो जाती है, जिससे अल्फा कणों को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर जो रदरफोर्ड ने प्रयोग किया वो इस प्रकार है। रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम सोने की पतली पन्नी ली और उस पर हीलियम के जो अल्फा कण थे उनकी उस पन्नी पर बौछार की। जो माइक्रोगन देख सकते हो आप चित्र में, उससे जो हीलियम के अल्फा कण है वो सोने की पन्नी पर बौछार किए जा रहे हैं और पीछे एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा। तो इसके क्या परिणाम रहे, क्या निष्कर्ष निकला, वो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। आप डायग्राम को देखकर अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार रदरफोर्ड ने यह प्रयोग किया। हाँ, तो इसके क्या परिणाम लिखे रदरफोर्ड के वो अपन देख सकते हैं। तेज गति से चल रहे कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण पर विक्षेपित हुए और लगभग 10,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण ऐसा था जो उसी दिशा में पुनः लौट आया जिस दिशा से गया था। तो ये परिणाम निकले और इनके बाद इन परिणामों से क्या निष्कर्ष निकला वो भी अपन पढ़ लेते हैं। परमाणु के मध्य अधिकांश भाग खाली होता है, यानी रिक्त होता है, क्योंकि अधिकतर कण सोने की पन्नी को पार करके बाहर निकल गए। अगर इनके मध्य कण होता तो ये उनसे टकरा जाते और विचलित हो जाते, लेकिन यहाँ पर क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। अब बात करते हैं, बहुत कम कण अपने मार्ग से विचलित हुए, क्योंकि परमाणु का जो धनात्मक भाग होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात नाभिक का आकार परमाणु के आकार से बहुत कम होता है। नाभिक बिल्कुल, परमाणु के भीतर जो नाभिक होता है बहुत छोटा होता है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए, अर्थात परमाणु का धनात्मक भाग तथा द्रव्यमान बहुत कम आयतन घेरता है। अब बात करते हैं, परमाणु का केंद्र धनात्मक होता है तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये परिणाम और निष्कर्ष निकाल रदरफोर्ड के जो अल्फा जो प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग किया था उससे, उसको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है।
ये आप साथ साथ में अपने जो नोटबुक है साइंस की उसमें लिखते भी चलिए, क्योंकि जब आपके मतलब एग्जाम आएंगे तो आप अच्छे से इन नोट्सों को रिवीजन कर पाएंगे। अब बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां रही, उन्होंने मतलब कौन कौन से जो प्रयोग किए और उनसे मतलब जो निष्कर्ष निकाला वो उनसे चूक गए थे, और जो कमियां रह गई थी उनके प्रयोग में वो इस प्रकार है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी जो कक्षाएं होती है नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वर्ताकार गति करते हुए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में गिर जाने चाहिए थे, लेकिन परमाणु स्थायी होता है, उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसमें एक कमी और रह गई थी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कोई जानकारी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बारे में बताया। तो इनके बाद एक अपने और वैज्ञानिक साहब आए, उनका नाम है बोर, जिन्होंने बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्हीं के नाम से ये अ, जो नियम है प्रस्तुत किया जाता है। रदरफोर्ड की कमियों को देखते हुए बोर ने परमाणु की संरचना के लिए कुछ नियम दिए, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है और इस पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है और प्रतीक ई माइनस होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। प्रकृति धनात्मक होती है। आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होता है और द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इन्हें फेनॉल किरणें भी कहते हैं प्रोटॉन को, और इन्हें प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। प्रतीक P प्लस के रूप में होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है। द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक स्मॉल n होता है। तो ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। आप मतलब इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं परमाणु में प्रोटॉन एक स्थायी कण है, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। बोर इसके बाद जो नियम आता है वो है बोर बरी का नियम। बोर बरी का नियम यानी बोर की जो कमियां रह गई थी वो बोर और बरी ने मिलकर प्रस्तुत की, इसीलिए इसे बोर बरी का नियम कहता है। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर और बरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² सूत्र के द्वारा भरी जाती है, यानी 2n²। यहाँ n बराबर कक्षकों की संख्या है ना। और कक्षक है हमारे पास KLMN, ये कक्षक है। जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कक्षक है KLMN। जो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होगी 2, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 8, तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 18 और चतुर्थ में होगी 32। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे, इससे न तो ज्यादा और ना ही कम रहेंगे। यहाँ पर जो सूत्र में लिखा है n, वो कक्षकों की संख्या है, अपने कक्षक मान सकते हैं। साथ साथ में आपको इन चीज़ों को लिखते भी जाना है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो चीज़ें याद भी रहेगी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? तत्वों के संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं, लेकिन इसकी डिफिनेशन इस प्रकार हो जाएगी कि किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। यानी कोई परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, उसकी ये इस क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। यानी वो जो अपना, जैसे मतलब प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन किसी परमाणु के पास अगर 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन या तो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा या बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यही संयोजकता है ना। आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको पढ़कर अच्छे से समझ सकते हो। किसी भी परमाणु की संयोजकता 4 हो सकती है, अधिकतम उसकी संयोजकता 4, मतलब 4 परमाणुओं से वो दूसरे परमाणु से संयोग कर सकता है, या अपने परमाणु 4 अपने किसी और को डोनेट कर सकता है। यही संयोजकता है, 4 से ना तो कम और ना ही ज्यादा। 4 से कम तो कर सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक परमाणु होता है, तो ये अपना एक परमाणु या तो डोनेट कर देता है या दूसरे से ले लेता है। जैसे हीलियम के पास है, तो ये अपना अष्टक, मतलब जो प्रथम, जो हीलियम के परमाणु में जो प्रथम कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसके पास 2 पर्याप्त है। तो ये अपने पास ना तो मतलब किसी और से लेगा और ना ही किसी को देगा। इस प्रकार ज्यादा होंगे तो दे देगा और कम होंगे तो ले लेगा। यही संयोजकता वाला सिद्धांत है। अब बात करते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही परमाणु संख्या है, एटम नंबर है। फिर बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु संख्या में तो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या की बात कर रहे थे, और द्रव्यमान संख्या में अपन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहते हैं। यानी जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें अपन समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक है, उनके एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। इनमें परमाणु संख्या तो सभी की समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न प्रदर्शित हो रही है। अब अपन बात करते हैं समभारिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाता है। मतलब समस्थानिक का उल्टा समभारिक होता है। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अपन पढ़ लेते हैं। इनका उपयोग परमाणु भट्टी होती है, उसमें उष्मा के लिए यूरेनियम धातु के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में उष्मा के लिए यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपचार किया जाता है कैंसर के उपचार में। जो गेगा रोग होता है, गलगंड, जिसमें गला सूज जाता है, उसके उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना फोर्थ चैप्टर, परमाणु की संरचना। आप इन चीज़ों को अच्छे से लिखिए, समझिए, पढ़िए और याद करिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपनी मतलब साइंस की बुक है उसको अच्छे से पढ़ना। अगर कोई चीज़ें रह गई हो या कोई छूट गई हो तो, और फिर उनको अपन और डिस्कस कर लेंगे। वैसे मेरे हिसाब से पर्याप्त है ये सारी चीज़ें। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, छूट जाती है, तो आप अपनी जो बुक है उनमें देख सकते हो।